एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत 9-10 में पढ़ा होगा। एटम के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमने ली होगी। हम थोड़ा आज इसमें डेप्थ में जानकारी लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये डायग्राम आप देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिए इस डायग्राम में, जहाँ पे जो सेंट्रल वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो एकदम सेंट्रल वाला पार्ट है, एटम का सेंट्रल पार्ट है, ये एटम का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ये सेंट्रल पार्ट जो है, इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसमें थोड़ा सा जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फोर्स होता है। उस फोर्स के थ्रू ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये वाला जो सेंट्रल पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर पार्ट। और जो बाहर की तरफ इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बेसिक सी जानकारी हो गई कि ये जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता चला, लेकिन ये कहाँ से आया, इसके लिए बहुत टाइम लगा था। लोगों ने बहुत डिस्कवरी की, कुछ थ्योरेटिकल्स मॉडल दिए, कुछ प्रैक्टिकल्स मॉडल दिए, जहाँ से हमें पता चला। ये कंक्लूजन है, ये लास्ट है, सबसे लास्ट एटॉमिक का सबसे लास्ट चीज़ ये है, जिसको मैंने फर्स्ट में डाला है कि ये आया कैसे। उस चीज़ के बारे में कुछ मॉडल्स बने, कुछ थ्योरीज बनी, उसको हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे। जल्दी से ज्वाइन करते रहिए। चलिए, अब ये एक छोटी सी यहाँ पे टेबल बनाई गई है, जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनका चार्ज दिया हुआ है और रिलेटिव चार्ज और मास। ये मतलब एक बेसिक सी जानकारी इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, आप इसको ध्यान रखिए कि चार्ज क्या होता है। अब यहाँ ध्यान देने की क्या बात है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इन द सिमिलर वे द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻⁻19। क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा चार्ज बड़ा है, प्रोटॉन वाला चार्ज बड़ा है या फिर इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज बड़ा है। तो दिमाग में आता है कि भाई ये प्लस वाला चार्ज है ज़्यादा होगा, ये माइनस वाला चार्ज है ये थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। बट ऐसा नहीं है, चार्ज दोनों सेम है, उनका नेचर डिफरेंट है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इनका नेचर है ना। चार्ज सेम है बट नेचर उनका डिफरेंट है। तो ज़्यादा कम कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है बट उनका नेचर डिफरेंट है। सिमिलर वे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर मास की बात की जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा मास किसका होता है देख लो ज़रा। सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, थोड़ा सा ज़्यादा होता है वो प्रोटॉन से, स्लाइटली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट स्टिल मैंने न्यूट्रॉन को पहले लिखा है क्योंकि उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इससे ज़्यादा होता है ये प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ये पहली चीज़। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1838 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मास के बारे में जानकारी होगी, बात समझ में आ रही। तो ये कभी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी वो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पूछ लेता है। स्पेसिफिक चार्ज, सो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। और कभी कभी वो एक और पार्टिकल ऐड कर देता है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल होता है 2He4+2, जिसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर। हीलियम न्यूक्लियर जो होता है वो हमारा होता है अल्फा पार्टिकल, जिसपे चार्ज जो है वो कितना होता है +2 और मास जो होता है 4 AMU। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साथ में थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी होगी, राइट। और स्पेसिफिक चार्ज जो होता है दैट इज Q/m। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए जरा आप। एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है ZXA, साथ ही साथ में कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं XZA, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो XZA, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं XZA। किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ हो वो सेम ही फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हो चाहे ये फॉर्मेट हो चाहे ये फॉर्मेट हो, दिस फॉर्मेट इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा गया। अदरवाइज आप किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है Z+N, और Z जो है ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज Z, और मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो A - Z करके निकाल दोगे। इस A में से इस Z को हटा देना तो नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन आ जाएगा। और ये जो X है ये एलिमेंट का सिंबल है। ये बहुत बेसिक सी जानकारी जो हमने पढ़ रखी है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो उसमें। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये क्या है आपका प्रोटॉन, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूँ Na की, सोडियम की, तो Na1123। तो अब अगर यहाँ बात करें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो जो यहाँ पे Z लिखा हुआ है यही तो आपका क्या है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा आपका 11, ठीक है। ये स्पीसीज जो है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, यहाँ से अभी मैंने बताया था कि A माइनस जेड करके आप क्या निकाल सकते हो न्यूट्रॉन, दैट इज 23 माइनस 11, राइट। अब बात ये आती है कि अगर मैं यहाँ पे Na प्लस कर दूँ और Na माइनस कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ा है, सेम चीज़ है, बस प्लस माइनस किया है तो क्या फ़र्क पड़ा है। तो प्लस करने का मतलब क्या हुआ, प्लस करने का मतलब क्या हुआ और माइनस करने का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। प्लस और माइनस किया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो हम नहीं निकाल रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो अगर प्लस हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन के नंबर में क्या चेंज आया होगा। जैसे मैं बोलूँ अगर यहाँ अगर मैं बात करूं, पहले माइनस वाले के बारे में बात करते हैं, जितना पहले नेगेटिव चार्ज था उसमें एक और नेगेटिव चार्ज एडअप हो गया है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया 12, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 11 और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे 12, न्यूट्रॉन में तो कोई चेंज नहीं आया। अब इस प्लस वाले का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है, न्यूट्रॉन अभी भी उतने। द आइडिया इज कि अल्टीमेटली जो चीज़ चेंज हो रही है वो हो रही है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, कैटायन, और इसको हम क्या बोलेंगे एनायन। तो कैटायन और एनायन में क्या खास बात होती है, कैटायन में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से और एनायन में होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा प्रोटॉन से। और इनकेस अगर वो सेम है तो दैट इज न्यूट्रल एटम। बात समझ में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिसमें A, Z और X, और अगर उसको चार्ज फॉर्म में लिखा जाए तो क्या डिफरेंस आएगा। ये बेसिक सी स्ट्रक्चर हो गई हमारी। इन द नेक्स्ट पार्ट ये आता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत कम जो पूछा जाता है वो है आइसोटोन्स। अब आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया C612 और C613, तो ये वाला जो नंबर है ये एटॉमिक नंबर है, देखो दोनों में सेम है, लेकिन ये नंबर जो है ये मास नंबर है, ये दोनों में क्या है अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने आइसोटोप्स, ये दोनों क्या हो गए आइसोटोप्स। लेकिन आइसोबार्स में उल्टा होता है, आइसोबार्स में एटॉमिक मास या मास नंबर बोल दो वो सेम होता है, लेकिन उनका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग होता है। देखिए जरा, यहाँ 32 है और यहाँ कितना है 34। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें एटॉमिक नंबर अलग हो उनको बोलेंगे हम आइसोबार्स, और जिसमें एटॉमिक मास अलग हो उनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स, ठीक है। बस एक जैसे, बस इसमें A डिफरेंट है, Z सेम है, इसमें A सेम है और Z डिफरेंट है, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। उसके बाद आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 15P31 फॉस्फोरस, उसके बाद 16S32। अब देखो जरा, हमारे पास प्रोटॉन का नंबर कितना है, देखो प्रोटॉन वही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है 15 और 16, तो प्रोटॉन तो अलग अलग हो गए। अब न्यूट्रॉन चेक करो, न्यूट्रॉन कैसे चेक करते हैं तभी बताया था, 31 माइनस 15, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 16, और वहाँ पे भी देखो 32 माइनस 16, न्यूट्रॉन कितने हो गए 16। इस स्पीसीज में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है और प्रोटॉन का नंबर क्या है डिफरेंट है, दैट मीन्स ये स्पीसीज आपस में क्या हो गई आइसोटोप्स। अगेन सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे दोनों एटम में क्या है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने चाहिए और प्रोटॉन का नंबर अलग अलग होना चाहिए, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। तो ये एक बेसिक सी जानकारी हो गई आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। यहाँ तक कहानी क्लियर है तो फटाफट से बता दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। किसी को डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिए, चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस पार्ट, यू विल गेट दिस
फॉर्मेट इन द PDF फॉर्मेट, आपको ये मिल जाएगा, आपकी जो ऐप है उस पर सारा मिल जाएगा, PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। जिस पार्ट में डाउट है आप वो वाला पार्ट पूछ लीजिए, फटाफट से जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड्स तक बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एटम का डिस्कवरी हुआ है, एटम कैसे बना है, क्या बना है, उसमें कहाँ का अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसके लिए कुछ एटॉमिक्स मॉडल तैयार किए गए थे। एटॉमिक मॉडल, और उस मॉडल से पहले कुछ थ्योरीज आई थी, है ना। थ्योरीज में तो कुछ पुराने लोग, एंशिएंट ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर, एंशिएंट थ्योरी थी ये, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो बस थोड़ा सा चीज़ बता गई थी, मैं बता दे रहा हूँ। थ्योरी है, कोई एक्सपेरिमेंटल इसमें प्रूफ नहीं है। डाल्टन्स ने क्या बोला था कि डाल्टन्स ने बोला था कि एटम जो है वो अपना देसी है। एटम जो है अपना क्या है, देसी है। देसी है मतलब डी मतलब डेंस, एस मतलब सॉलिड, एच मतलब हार्ड और आई मतलब इंडिविजिबल। तो डाल्टन ये बोल के गया कि कोई भी मैटर ले लो वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना होगा। दैट फंडामेंटल पार्टिकल इज नोन एज एटम एंड दैट इज डेंस, सॉलिड, हार्ड एंड इंडिविजिबल। ये बताया था डाल्टन्स ने। इसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत पहले आई थी ये, ठीक है। इसका ये पूरी थ्योरी एकदम से स्क्रैच से खत्म हो गई क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स क्या हो गए थे, गलत हो गए। इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी डाल्टन्स थ्योरी वाले। उसके बाद लोगों ने इस थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए कुछ मॉडल्स तैयार किए, उनको बोलते हैं एटॉमिक्स मॉडल। जो मॉडल स्टार्ट हुआ था सबसे पहले थॉमसन से, ठीक है। अगेन थॉमसन का मॉडल भी कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं था, थ्योरेटिकल मॉडल ही था। उसके बाद आता है रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसने जो रिजल्ट लाए थे ऐसे हवा में बातें नहीं की थी, इसने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको रिजल्ट तैयार किया था। उसके बाद जो आता है रदरफोर्ड का ही चेला था, उसी का शिष्य था बोर। उसने बोर मॉडल दिया, वो काफ़ी पॉपुलर है हमारे सिलेबस वाइज, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्स मॉडल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल जिसमें बोलते हैं वेव मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इन दो मॉडल्स के बारे में देखते हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। अब ऐसा तो है नहीं कि रदरफोर्ड मॉडल आज खत्म हुआ 9 बजे और 10 बजे बोर को पता चल गया कि अब अपना मॉडल तैयार करते हैं। इसमें भी बहुत टाइम लगा था, इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लगा था। इसके बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल में थॉमसन के मॉडल से। इस स्लाइड की इंपॉर्टेंट बात ये कि थ्योरीज में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है जिसमें उसने एटम को देसी बोला था। देसी मतलब डेंस, सॉलिड, हार्ड और इंडिविजुअल। उसके बाद कुछ एटॉमिक मॉडल तैयार किए गए थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और क्वांटम मॉडल्स, वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं थॉमसन के मॉडल से। चलिए भाई, थॉमसन ने क्या बताया था, सूरज गोल, चंदा गोल, पृथ्वी गोल, तारे गोल, सब बड़ी बड़ी चीज़ें गोल गोल, तो छोटी वाली भी क्या होगी, गोल। बस ऐसे हवा में बात कर ली। यानी कि उसने ये बोला कि जो एटम है वो भी कैसा है, गोल है और वो वाटरमेलन की तरह है। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर अवेलेबल है वो ये रेड वाला पार्ट है, उसको उसने पॉजिटिव चार्ज बोला। और जो ये ब्लैक वाले पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं उसको उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। तो उसने बस यही बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेड वाला पार्ट, और नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ब्लैक वाले बीच जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि थॉमसन के मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, है ना। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से जमे हुए हैं ताकि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी बनी रहे। बस ये कहानी उसने बोल के ख़त्म कर दी। कोई प्रूफ नहीं, कोई इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं, बस ऐसे इसने एक थ्योरी, एक मॉडल बना के बता दिया कि एटम शायद ऐसा हो सकता है जैसे वाटरमेलन हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी कहानी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस मॉडल का कुछ एक और नाम होता है, ये एक प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, ये इसके दूसरे नाम हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और नेगेटिव चार्ज इस तरह से बीच की फॉर्म में बटा हुआ रहेगा। ये हमें बताया था थॉमसन ने, तो थॉमसन का मॉडल हो गया। उसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल। ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, इसके रिजल्ट्स और इसके कंक्लूजन ये हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं। इस मॉडल में उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया,
कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया उसने, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, पोलोनियम ले लिया मान लो, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, राइट। और उसने यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल ली और एक जो है चमकने वाली स्क्रीन ली, यहाँ पे चमकने वाली स्क्रीन है जिसपे ZNS की प्लेटिंग कर ली। इस स्क्रीन की खास बात यह है कि जब भी कोई पार्टिकल इस पे टकराएगा तो ये जो है ये ग्लो करेगा, ये जो स्क्रीन बना हुआ है यहाँ से ग्लो करना स्टार्ट होगा। तो इसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे सीधे पास कर गए स्क्रीन से, इस फॉइल से सीधे सीधे पास कर गए। कुछ पार्टिकल्स जो है वो क्या कर गए, डेविएट कर गए, और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस एंगल पे गया उस एंगल पे वापस आ गया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द एटम विदाउट गेटिंग डेविएट, डेविएट हुए बिना सीधे सीधे चले गए। ऐसा कब होगा बताओ, अगर कोई चीज के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है जरा बताओ, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो सीधे सीधे चले गए। इसका मतलब कि इसने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, लगभग बहुत सारा पार्ट जो है एटम का वो खाली है, खाली पार्ट है, लेकिन कुछ जो है वो डेविएट हो रहे हैं, कुछ एंगल से डेविएट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे होंगे डेविएट, अगर ये पार्टिकल जा रहा है और पॉजिटिव पार्टिकल से अगर वो डेविएट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ दूसरा पार्टिकल्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, वो डेविएट हो गए कुछ एंगल से, इसका मतलब कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन एटम, एटम में कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। और दिख रहा है ना ये आपको बेटा, कुछ न कुछ जो है वो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे जो है अपनी एक फॉइल बनी हुई है, ये यहाँ पे आपकी एक फॉइल बनी हुई है, देख लीजिए ये फॉइल है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी स्क्रीन है। राइट, और ये आपकी जो है ये गोल्ड फॉइल है, ये वाली फॉइल जो है दैट इज गोल्ड फॉइल, राइट। और इस पे यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ पे जो है अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल से डेविएट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो जैसे गए, वो बहुत कम है, 20,000 में से एक ऐसे पार्टिकल जो जैसे गए उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। दैट मीन्स कि अगर सीधा जा रहा है अल्फा पार्टिकल तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, कुछ अगर डेविएट हो रहे हैं कुछ एंगल से, दैट मीन्स कि एटम के अंदर देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज। और अगर 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है, 1 in 20K, 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल है जो जिस तरीके से गया उस तरीके से वापस आया, मतलब वो पक्की बात है वो उसी जगह से टकराया होगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। कंक्लूजन उसने क्या निकाला, देयर मस्ट बी ए स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस बात है ना, ये और किसी ने नहीं बोली थी, ये न्यूक्लियस वाली बात जो है ये किसने बोली थी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक टर्म बताई थी न्यूक्लियस। उसने बोला था कि पॉजिटिवली डेंस चार्ज जो है, कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज जो है वो एक सेंटर पे पड़ा हुआ है, उस सेंटर को उसने क्या बोला, न्यूक्लियस, ठीक है। एंड इन द एटम दैट डिफ्लेक्ट्स पॉजिटिव पार्टिकल्स दैट कम्स क्लोज। तो इसने ये बोला कि एक एटम के अंदर एक ऐसा डेंस पार्ट है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उस पर जो भी पार्टिकल आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो बहुत सारे तो क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे निकल आ रहे हैं, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के जस्ट पास आ रहे हैं तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से डेविएट हो रहे हैं, और अगर वो सीधा इससे टकरा रहे हैं तो जैसे आए वैसे वापस जा रहे हैं। तो उसने ये एक चीज़ बताई कि एक वहाँ पे पार्ट होता है एटम के अंदर, उस पार्ट को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और पूरा एक्सपेरिमेंट करके उसने बताया कि देयर इज अ न्यूक्लियस इन दी एटम। तो ओवरऑल क्या जानकारी मिली हमें इस एक्सपेरिमेंट से
कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम जो बना हुआ है उसके अंदर सेंटर पार्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, जिसको उसने क्या बोला, न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। जैसे हम पीछे वाले बात करें, इसमें तो उसने कुछ नहीं बताया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बस ऐसे ही बोला था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसने यहाँ पे क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू उसने बताया था कि ऐसा है, राइट, ठीक है। चलिए, बट स्टिल यहाँ पे एक दिक्कत थी, एक कमी चल रही थी। उसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हो रखा है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो उस पोजीशन के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी थी, बस ये इसका एक ड्रॉबैक था। अदरवाइज न्यूक्लियस के बारे में जो बताया था वो उसने सही बताया था। लेकिन इसने एक और चीज़ नहीं बताई कि न्यूक्लियस में क्या पड़े हुए हैं। देखो जरा, प्रोटॉन, अगर ये बता रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोटॉन वो रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं, वहाँ पे तो हाई प्रोटोनिक रिपल्सन होगा, फिर वो वहाँ पे न्यूक्लियस में कैसे पड़े हुए हैं। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक जगह कैसे पड़ा हुआ है न्यूक्लियस को जो आप बोल रहे हो, और एक जगह आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा रिपल्सन, पहली चीज़। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन के बारे में नो जानकारी। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको आगे कुछ लोगों ने क्या किया, इम्प्रूव करने की कोशिश की। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? किसी को डाउट हो तो फटाफट से बोल दीजिए। किसी को डाउट हो बेटा बोल दीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ रहे हैं अब। कौन सा वाला पार्ट जूम करना गरिमा बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ, ये जो ZNS लगा हुआ है, ये ZNS एक ऐसा मटेरियल है, ये ZNS इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये ZNS का मटेरियल पे कोई भी चीज अगर आ रही है, ZNS के मटेरियल पे कोई भी चीज अगर पार्टिकल से अगर बम्बार्ड करेगा तो वहां से ग्लो करेगा, इसलिए ZNS को यूज किया गया। अदरवाइज ये पार्टिकल्स अपने को दिखेंगे थोड़ी ना, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड ZNS। चले, हो गया बेटा, चलो। हाँ गरिमा बेटा, हाँ ठीक है, हो गया सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने एक और जानकारी दी थी न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में। उसने एक टर्म्स बताई थी, R बराबर R0 a की पावर 1/3। ये मैथमेटिकली उसने प्रूव किया था। R जो है ये रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस है, दैट इज इक्वल टू R0। R0 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इस 10 की पावर -15 मीटर को हम हमारी टर्म्स में बोलते हैं फेम्टोमीटर, फिजिक्स वाले इसको फर्मी बोलते हैं। तो ये R0 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस निकालिए, दैट इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। तो यहाँ जो लिखा हुआ है R बराबर R0 a की पावर 1/3, R बराबर R0 a की पावर 1/3, राइट। जैसे मैंने आपको पूछा कि एल्यूमिनियम के लिए बताइए जरा, एल्यूमिनियम की रेडियस बताइए, तो हमें पता है एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा 1327, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। 13 इसका प्रोटॉन, 27 इसका मास नंबर। अब जब देखिए इसकी रेडियस निकालेंगे, R बराबर R0। अब a की जगह क्या लिखोगे, अब देखो a की जगह मास नंबर दैट इज 27 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 3R0, और R0 हमें पता ही है, R0 ये देखो ये लिखा हुआ है 1.2, तो R की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1.2 FM। तो यहाँ से आ जाएगा R की वैल्यू 3.6 फर्मी या फेम्टोमीटर। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी न्यूक्लियस की आप रेडियस निकाल सकते हो। वो निकालेंगे R बराबर R0 a की पावर 1/3। दैट मीन्स कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस उसके मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए R0 एक कांस्टेंट दिया गया था। यहाँ तक कहानी क्लियर है। हम किसी कार्बन का दिया हो तो कार्बन का भी निकाल सकते हो, मास नंबर उसका 12 है, यहाँ पे 12 पुट कर देना। तो जिस भी एटम का निकालना है आप वहाँ से निकाल सकते हो, राइट। आगे बढ़ा जाए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ये निकाला गया, ये सारी कहानी वहाँ से की गई थी। चलिए उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। फिजिक्स में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये EM वेव गामा रेज से स्टार्ट होता है और रेडियो वेव्स पे आके जो है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अलग अलग जगह पे ये वेव्स होती है, जैसे आप FM वगैरह चलाते हो तो वहाँ पे रेडियो वेव्स होती है, ठीक है। और उसके बाद एक्सरे आपने नॉर्मली देखा ही होगा, एक्सरे हम करवाने जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो वेल्डिंग के पर्पज में भी यूज होती है। ऐसे बहुत अलग अलग इनके सोर्स है, वहाँ पे यूज होते हैं। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है,
सारी रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन हमें इसमें से कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखती है, विजिबल वाली, जिसमें से आता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बस ये वाला पार्ट हमें दिखता है, विबग्योर वाला पार्ट, राइट। ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज गामा रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्स रेस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यूवी, यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबल। ये वाला स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल। उसके बाद लिखा हुआ है IR, उसके बाद लिखा हुआ है माइक्रो, और उसके बाद लिखा हुआ है रेडियो। ये स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो और रेडियो वेव्स, ठीक है ना, ये सारा लिखा हुआ है। अब इनमें वेवलेंथ की बात की जाए तो इन वाली वेव की वेवलेंथ बहुत कम होती है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो वेवलेंथ बढ़ रही है, और वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है? ये जानकारी मेरे पास कहाँ से आई कि वेवलेंथ बढ़ रही है, और मैं सीधा बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने पे वेवलेंथ बढ़ रही है और एनर्जी कम हो रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और वेवलेंथ, इसके बारे में किसी ने बताया था। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वेव के बारे में बता दूँ, ठीक है ना। तो वेव में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये बहुत बेसिक जानकारी है ना, आपको आती है, बहुत स्मार्ट है। यहाँ से यहाँ तक बोल दो, कहीं से भी कहीं तक बोल दो। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं ऊपर और नीचे। पार्टिकल्स आगे पीछे मूव, मतलब आगे नहीं मूव कर रहे होते, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। किसी समय ये पार्टिकल नीचे आ रहे होते हैं, और ये पार्टिकल ऊपर जा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि अगली वेव कैसे बन रही होती है कि पार्टिकल्स अगली बार यहां मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगली वेव बनती है। तो पार्टिकल्स का अप डाउन मोशन जो होता है उसी से वेव बन रही है, पार्टिकल्स का मोशन जो हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टिकल आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, ऊपर नीचे, मीन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। जितना मैक्सिमम मूवमेंट होगा उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये वेवलेंथ हो गया। ये बेसिक सी जानकारी होगी वेव की। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और ये एनर्जी हमें जो मिलती है उसको एक्सप्लेन किया था प्लांक्स ने। प्लांक्स ने बताया था कि ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये जो भी एनर्जी मिल रही है ये कंटिन्यूसली नहीं मिल रही है। ये एनर्जी जो है कुछ पैकेट्स की फॉर्म में मिल रही है, कुछ क्वांटा की फॉर्म में मिल रही है। इन पैकेट्स को और इन क्वांटा को उसने क्या बोला था, फोटॉन्स, या फिर उसको बोल दिया था उसने एनर्जी बंडल, या फिर उसने इसको बोल दिया था एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स। तो कुछ ऐसा हुआ था कि अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपको एनर्जी दे रही है तो वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं दे रही है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में दे रही है, लेकिन कंटिन्यूअस दे रही है। ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपको फोटोन मिल रहे हैं, एक एक करके फोटोन मिल रहे हैं, तो फोटोन एक एक करके आ रहे हैं। जैसे हम पार्ले जी बिस्किट का पैकेट्स होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्किट बने होते हैं, उसको आप पैकेट समझ के रखिए। तो एक एक पैकेट आपको मिला, लेकिन वो पैकेट बहुत तेजी से धड़ाधड़ 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 मिल रहा है। तो लगातार वो मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको कैसे मिल रही है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रही है तो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन किस फॉर्म में मिल रही है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रही है। और वो जो पैकेट्स हैं, वो बंडल्स है, उन पैकेट्स को उन्होंने क्या बोला था, क्वांटा, या फिर उसने बोला था उनको फोटोन। तो जो एनर्जी पैकेट्स और जो बंडल है उन्हीं को उन्होंने क्या बोला था, फोटॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी एनर्जी दे रही है, दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की फॉर्म में वो एनर्जी देगी। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा प्रोवाइडेड एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। बात समझ में आ रही है? अब ये फोटोन से जो एनर्जी मिल रही है, या फिर जो भी एनर्जी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये एनर्जी जो है उस वेव की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। जो भी वेव आ रही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी कि कोई वेव कितनी ज़्यादा एनर्जी देगी ये डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उन रेडिएशन की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने बोला E बराबर एच म्यू, जहाँ पे H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। ये तो एक फोटोन के लिए होगी। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हो तो वहाँ से आप निकाल सकते हो एनर्जी बराबर E बराबर
एन एच म्यू, ये उसने बताया था। और इसको अलग फॉर्मेट में लिखना सकते हो तो E बराबर एन एच सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन लेमडा जो है वो म्यू के बराबर होता है, म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। तो अगर एक फोटोन है तो एनर्जी मिलेगी एच म्यू, दो है तो कितनी मिलेगी, एक है तो एच म्यू, दो है तो 2h म्यू, एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू, 4h म्यू। दैट मीन्स कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में आएगी। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स अमाउंट। एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, ऐसा नहीं 1.5 पैकेट, 2.5 पैकेट, ऐसा नहीं होगा। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। तो वो पैकेट जो है हर एक पैकेट्स के पास कितनी एनर्जी होगी, एच म्यू। और वो जो म्यू है वो उस पर्टिकुलर वेव की, पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ होगी, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ अब यहाँ वापस आते हैं, देखिए जरा यहाँ पे देखिए इनकी क्या है, इनका जरा देखो वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ अगर कम है, इन रेडिएशन की वेवलेंथ अगर कम है, दैट मीन्स कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा, और एनर्जी भी क्या रहेगी इनकी, ज़्यादा। इनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो जो वेव्स धड़ाधड़ 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 फ्रिक्वेंटली ऐसे कर रही है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ कम है। और जो वेव बहुत धीरे धीरे ऐसा कर रही है, इसका मतलब उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है और एनर्जी भी उनकी क्या होगी, कम। तो अगर हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो रेडियो वेव तक जैसे पहुँचते हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। देखो जब कभी भूकंप आता है तो जो रेडिएशन होती है, मतलब भूकंप का जो सोर्स होता है वो कहीं और होता है, लेकिन हमें भूकंप यहाँ तक फील होता है। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच जाती है। तो रेडियो वेव तक जब आप पहुँचोगे तो इसके लिए लैम्डा क्या होता है, लैम्डा मैक्सिमम, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम, फ्रिक्वेंसी मिनिमम, और एनर्जी भी इसकी क्या होगी, मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तो है सेम ही साइन करेंगे, लैम्डा अपोजिट साइन करेगा। गामा में, गामा रेज में जो क्या होगा, लैम्डा मिनिमम, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम, राइट। कुल मिला के कहानी क्या है, ईएम वेव्स में हमें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जो है एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग अलग तरह की रेडिएशन होती है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी दिखती है, विजिबल, और जिसकी वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। यहाँ से यहाँ तक की जो भी लाइट होगी वो हमें दिखेगी, उसके बाद वाली लाइट्स हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम हो गया। अब ये स्पेक्ट्रम जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर इमिट कर रहा है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या करेगा, वेव, वेव की फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा, और एनर्जी जो भी दे रहे हैं वो पर्टिकुलरली उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। जो लाइट आ रही है उसमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी भी होगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो E बराबर एच म्यू, ये प्लैंक्स ने बताया था, और नंबर ऑफ फोटोन्स अगर n है तो E बराबर एन एच म्यू, जहाँ पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और ये जो है एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड। यहाँ तक कहानी क्लियर है? कैन वी मूव फर्दर? आगे बढ़ा जा सकता है? किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक कोई बता दीजिए फटाफट से, फिर आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल कर एनर्जी दे रही है वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव की फ्रीक्वेंसी की। डन है? आगे बढ़ा जाए। जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा हो तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर लूँगा। जैसे ये वाला थोड़ा सा ब्लर हुआ पार्ट है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम फोटॉन्स। तो वही बोल रहा है कि जो भी एनर्जी जो है ये डायग्राम कुछ काम करने छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी एनर्जी है वो एक फिक्स क्वांटम की फॉर्म में होगी, एच म्यू या 2h म्यू या 3h म्यू या 4h म्यू। ये यहाँ से कहानी बोल रहा है, बस यही कहानी बोल रहा है। जैसे मैंने बोला, अगर मैंने बोला कि लैम्डा दिया हुआ है 6.626 एंगस्ट्रॉम है ना, और एनर्जी बताइए, एनर्जी बताइए पर फोटोन आप इसकी एनर्जी बताइए। एक क्वेश्चन आ गया बेसिक सा। तो हमें पता है एनर्जी बराबर E बराबर NHc अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू पर फोटोन बोला मतलब एक फोटोन, h की वैल्यू हो गई 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, c की वैल्यू हो गई 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6.626 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो यहाँ से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड, ये इससे कट जाएगा। यहाँ से आपकी एनर्जी जो आ जाएगी, ऊपर बचेगा 10 की पावर -34 × 10 की पावर 8 × 10 की पावर 10 × 3। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए,
ये आपका कट जाएगा 18 और यहाँ बच जाएगा 16 इंटू 3, ये आपका बच जाएगा जूल। बात समझ आ रही? तो आप इससे यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हो। तो किसी भी वेवलेंथ के पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से आपने एनर्जी निकाल दी। अब यहाँ खास बात क्या है कि जो भी एनर्जी आपकी आएगी वो एनर्जी आपकी, जैसे इस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, E बराबर NHC अपॉन लैम्डा। तो ये जो एनर्जी होगी वो जूल में होगी। ये एनर्जी जो भी आएगी वो किस में आएगी? जूल में आएगी। तो अभी तो मेरे पास डाटा बहुत अच्छा है, 6.626 तो कट ही गया। अगर कुछ डाटा वियर्ड सा आए तब तो बड़ी दिक्कत है। उस केस में क्या करना, ध्यान दीजिएगा, उस केस में आपको क्या करना होगा? E बराबर NHC बाय लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा होगा आपका मीटर में और C होगा मीटर पर सेकंड में और H होगा जूल सेकंड में, है ना। और जो भी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? जूल में आएगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और अगर नैनोमीटर में रेडिएशन रखोगे तो आएगा 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। तो यहाँ से आप सीधा कर सकते हो, इस पार्ट को आप सीधा कर सकते हो अगर आप वेवलेंथ नैनोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में रख लो। ये कहानी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये मैंने क्यों बताई? ये कहानी आपके कैलकुलेशन में काम आएगी। ये पूरी कहानी जो है ये आपकी कैलकुलेशन में काम आएगी। इसके थ्रू आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि लैम्डा मेरा दिया हुआ है 62 नैनोमीटर। लैम्डा मेरा क्या दिया हुआ है? 62 नैनोमीटर। तो देखो एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1240 अपॉन 62, कट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा अपना 2 टाइम्स कट जाएगा तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 EV। और EV को आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लो, वो जूल में आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप सारी कैलकुलेशन इसके थ्रू करें, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए अगली कहानी देखते हैं। एक क्वेश्चन करके बताइए जरा फटाफट से। क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है ना, एक क्वेश्चन दिया मैंने, एक बॉडी है जो लैम्डा 1 वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। ये एक डाई है ना, ये डाई है जो लैम्डा 1 वाली रेडिएशन ले रही है और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 वाली रेडिएशन इमिट कर रही है। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में रिलेशन बताइए। एक बॉडी लैम्डा 1 वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इमिट कर रही है। विद इन 30 सेकेंड आप आंसर बताइए। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 रिलेशन बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा 1 और इमिट होने वालों की लैम्डा 2 और लैम्डा 3। फटाफट से इसका आंसर बताइए। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में रिलेशन बताइए, तेजी से जल्दी से इनका रिलेशन बताइए। एक बॉडी जो है वो लैम्डा 1 वेवलेंथ वाली रेडिएशन को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। लैम्डा 2 और लैम्डा 3 वाली रेडिएशन को इमिट कर रही है। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में आपको रिलेशन बताना है, जल्दी से बताइए। पता पढ़ाते कुछ है सर, क्वेश्चन कुछ और आता है। इसी में तो दिमाग लगाना है। कोशिश कीजिए, गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा। डोंट नॉट टू वरी अबाउट दैट, ट्राई इट। जल्दी से बताइए। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में रिलेशन बताइए, तेजी से रिलेशन बताइए। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में रिलेशन बताइए। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लिख लूँ। फाइंड रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। जल्दी से बताइए। देखिए, अगर बॉडी जो है किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, किसी भी एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है और वो दो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट कर रही है, तो इतना तो पक्का होगा एनर्जी कंजर्व रहेगी। आने वाली रेडिएशन की एनर्जी बराबर जाने वाली रेडिएशन की एनर्जी। E1 बराबर E2 प्लस E3। E1 क्या होगा देखो, HC बाय लैम्डा 1 बराबर HC बाय लैम्डा 2
प्लस Hc/λ3। Hc कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1/λ1 बराबर आ गया 1/λ2 प्लस 1/λ3। तो ये रिलेशन आ गया λ1, λ2 और λ3 के बीच। जितने लोगों का आ गया था वो सही है। अदरवाइज कंसेप्ट यही कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, आने वाले की एनर्जी E1, जाने वाले की E2 और E3, उनको हमने बराबर कर दिया। λ1, λ2 और λ3 में क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पार्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पे मैंने एक सेटअप लिया है। इस सेटअप में क्या खास बात है, इस सेटअप में हमने यहाँ पे एक लिया है मेटल, यहाँ पे हमने जो है मेटल लिया है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने लिया है मेटल, यहाँ पे लिखा हुआ मेटल बना हुआ है, ये देखिए मेटल लिखा हुआ है, ये मेटल है। और इस मेटल पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। यहाँ से लाइट आ रही है, और जो भी लाइट आ रही है उन लाइट में क्या होगी, एनर्जी होगी। ये लाइट आके इसके ऊपर गिर रही है, राइट। अब लाइट आके इसके ऊपर गिर रही है और इसमें बताया गया है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी मेटल पे, क्लीन मेटल होना चाहिए, क्लीन मेटेलिक सरफेस पे अगर लाइट गिराया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये देखने के लिए हमने डिटेक्टर भी लगाया है, और करंट फ्लो करना उसको चेक करने के लिए हमने क्या लगाया है, एमीटर। तो ओवरऑल कहानी क्या है, जब किसी क्लीन सरफेस पे, क्लीन मेटेलिक सरफेस पे अगर कोई लाइट गिरती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो लाइट में फोटोन होते हैं, लाइट में फोटोन होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से मूव करेंगे, पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे और एक करंट प्रोड्यूस करेंगे। उस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। तो कुल मिला के ये हुआ, लाइट आ रही है, मेटल की सरफेस पे गिर रही है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रॉन निकले, ये डिपेंड करेगा उस मेटल पे, उस मेटल की कैपेसिटी पे, उसके वर्क फंक्शन पे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ऐसा सोच लो कि ये एक यहाँ पे पत्थर है ना, और इस पत्थर पे च्युइंगम लगा हुआ है। इस पत्थर पे च्युइंगम लगा हुआ है, मुझे इस च्युइंगम को यहाँ से हटाना है। तो क्या कैसे करूँगा, मैं इसे पानी गिराऊंगा, मान लो पानी मैं इसके ऊपर गिरा रहा हूँ, तो पतली नली से पानी गिराऊंगा तो च्युइंगम नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादा मोटी नली से पानी गिराऊंगा तो वहाँ से च्युइंगम जा सकता है। दैट मीन्स कि इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसकी अपनी एक कुछ कैपेसिटी है, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेगा। लेकिन जैसे आपने इसकी इस कैपेसिटी को क्रॉस कर दिया, वो यहाँ से हट जाएगा। उसी तरीके से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसके एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करना होगा। उस थ्रेशोल्ड लेवल को ही मेटल का क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। उसको उसका क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। यदि आने वाली लाइट का एनर्जी उसके वर्क फंक्शन को क्रॉस कर पा रही है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बोल रहा है, फोटोन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, करंट को फोटो करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को क्या कर ले, क्रॉस कर ले, राइट। अगर वो पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर लेंगे, देखिए द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ क्लीन मेटेलिक सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराओगे तभी होगा ऐसा। अब ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मैंने लाइट गिराई, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यहाँ जो सूटेबल लिखा हुआ इसका मतलब हुआ कि वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से, राइट। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से। यानी कि जो लाइट आपकी आ रही है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल आएगी, उससे ज़्यादा हुआ तो निकल पाएगी। कहानी समझ में आ रही? देखिए कुछ ऐसा ही है, बेसिक सी चीज़ है। और मेटल का वर्क फंक्शन जो हो जाएगा वो एच म्यू नॉट। जरा देखो इसको ऐसे बेसिक तरीके से समझते हैं। जरा देखिए, इस चीज़ की थ्रेशोल्ड वैल्यू है 50, है ना, और मैंने इसको दिया 20, ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो? नहीं निकलेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड ही 50 है और आपने कितना दिया है 20, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ 50 है
और मैंने कितना दिया 100 दे दिया, तो 50 तो खत्म हो जाएगा, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम कितना लेके बाहर आ जाएगा 50। तो दैट मीन्स कि एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, राइट। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने अपनी एक इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। उसने ये बोला था कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम दी वर्क फंक्शन। कुछ एनर्जी का पार्ट उस वर्क फंक्शन के लिए यूज आ जाएगा। जैसे देखो 100 की एनर्जी आ रही है तो वर्क फंक्शन अगर 50 का है तो 50 तो वहीं खत्म हो गई। अब बची हुई जो एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। तो उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, आने वाली लाइट की एनर्जी h म्यू माइनस h म्यू नॉट, कौन सा वाला, उसका वर्क फंक्शन, उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो इतनी एनर्जी तो उसके वर्क फंक्शन में खत्म हो जाएगी, इतनी आ रही है। बची हुई एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। लेमैन टर्म में समझे तो कुछ ऐसा ही बोल रहा है, 20 आ रहा है नहीं निकलेगा, 100 आ रहा है तो 50 निकल रहा है, 50 रिक्वायर्ड है वो तो उसका हो गया वर्क फंक्शन, और ये तो है ये आने वाली एनर्जी, और बची हुई जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की। सो दिस इज कंप्लीट थ्योरी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट से कहानियाँ थी कि अगर लाइट गिर रही है तो उस लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करनी चाहिए। तो ओवरऑल ये कहानी होगी, जिसको मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसने ये बताया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा h म्यू माइनस h म्यू नॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ mv², v मैक्सिमम, हाफ mv² ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो E माइनस 5, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो E माइनस W नॉट। ये है आपका आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहानी समझ में आ रही है? जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये मेटल है ना, इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और आने वाली रेडिएशन जो है इस पे आके गिर रही है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 662 नैनोमीटर मान लो दे दिया हुआ। तो 62 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी चेक करो। देखो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में 62 तो आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आने वाली लाइट की एनर्जी 20, वर्क फंक्शन कितना हो गया 20। तो बताओ के मैक्स क्या होगा, के मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी E माइनस 5। आने वाली 20, थ्रेशोल्ड 2 जो यहाँ पे वर्क फंक्शन को क्रॉस करने के लिए चाहिए, बची 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी के साथ, मैक्सिमम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। 18 हो सकती है, 17 हो सकती है, 16 हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी रहेगी 18। कोई आपको पूछे कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलना 0 से 18। और अगर आपको बोले निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो अब आप क्या बोलोगे 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, अगर यहाँ से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता और फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना नहीं होता। तो कुल मिला के फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करनी चाहिए, या और आने वाली लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन को क्रॉस करनी चाहिए, तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होगा। बात समझ में आ रही है? राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ सकते हैं।